हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो वाटर है यानी कि जो ये जल है, ये हमारा मेन थीम है या फिर हमारा उप थीम है? अगर मेन थीम है तो कौन से नंबर का है, अगर उप थीम है तो कौन से नंबर का? ठीक है, तो अगर आपने मेरी पहली क्लास ही अटेंड करी थी तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। जो जल होता है वो चौथे नंबर की मेन थीम होती है। कितने नंबर की? चौथे नंबर की मेन थीम होती है। आप सही बच्चों को बताया था 6 मुख्य थीम होती है, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, और चौथा क्या है? जल यानी कि वाटर। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ से क्या पता चला आपको? जल जो है हमारी मुख्य थीम है, मेन थीम है, जो कि कितने नंबर पे आती है? चौथे नंबर पे आती है ऊपर से। कई बच्चों को ये लगता है कि ये तीसरे नंबर पे आती है और आश्रय चौथे नंबर पर आता है। ऐसा नहीं है दोस्त, ध्यान रखिएगा। शेल्टर जो है वो तीसरे नंबर पे है और जो जल है वो चौथे नंबर पर है। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार जाकर सीटेट का सिलेबस चेक कर लीजिएगा। सीटेट के सिलेबस में भी यही सिलेबस दे रखा है जो 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है और सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी मेरे पे विश्वास है तो पढ़ते हुए चलिए। ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या पता चला? मुख्य थीम यानी कि मेन थीम जो जल है वो चौथे नंबर की है और मुख्य थीम के अंतर्गत आती है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ से हम पढ़ते हुए चलेंगे आराम से आगे की ओर। चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आज जो दोस्त हम करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 20 करने वाले हैं। कौन सा? 20वां करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तक हम 19 चैप्टर तक सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो 20वां कौन सा चैप्टर दोस्तों? बूंद बूंद से, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब यहाँ से देख सकते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि बूंद बूंद की बात करी जा रही है। यानी कि जो भी स्टोरी होगी, जो भी कहानी होगी, जो भी चैप्टर होगा, बूंद बूंद के लिए क्या होगा उसका बोल सकते हो, वो एक तरीके से उसको उसकी अहमियत पता होगी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? वाटर। तो अगर आप लिखना भी चाहो तो इस चैप्टर का नाम लिख सकते हो वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो फिर नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक जल यानी कि वाटर। अब देखो ये दोस्तों एक पूरी की पूरी स्टोरी है बूंद बाय बूंद। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी राजस्थान की एक विलेज की कहानी है। एक छोटा बच्चा है वहां पर रहने वाला, वो अपनी कहानी को दर्शा रहा है। जैसे कि आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि माधो राजस्थान के बाजू गांव में रहता है। तो क्या बोल रखा है? माधो जो है वो राजस्थान का एक गांव पड़ता है अब बाजू। ठीक है, वहां का एक रहने वाला है। ठीक है, आगे बोल रखा है कि गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है हर जगह रेत ही रेत है, जब हवा चलती है तो रेत अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो रेत उड़ती है तब कुछ घर दिख जाते हैं। क्या बोला यहाँ पर? कि जब रेत नहीं उड़ती है तब थोड़े बहुत जो घर है वो दिखाई दे पड़ते हैं, नहीं तो अधिकतर रेत ही रेत दिखाई देती है। आगे बोला कि माधो के घर में सब परेशान है। किस चीज को लेकर परेशान है? तो भाई वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है और इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। अब बावड़ी क्या होती है? तो आप सही बच्चों को मैंने काफी बार बताया है, ये जो है ट्रेडिशनल वे है पानी को जमा करने का। आप सही बच्चों को पता है कि राजस्थान जो है क्या, राजस्थान जो है एक ऐसा विलेज है जो कि सूखा है, क्या है? ड्राई है। यहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती है और जो होती है वहां के लोग उस पानी को हार्वेस्ट कर लेते हैं, बचा लेते हैं जब मुसीबत होती है उस समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे ये माधव है, ये राजस्थान के बाजू गांव का रहने वाला है, वहां पर इसकी माँ और इसकी बहन अब और ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि जहां से ये पीने के लिए अपने इस्तेमाल के लिए पानी लाया करते थे वो बावड़ी जो है वो सूख चुकी है। बावड़ी को एक तरीके से मान लीजिए कुआं है, लेकिन कुएं में आप रस्सी और बाल्टी डालकर पानी बाहर खींचते हो, लेकिन ये जो कुआं होता है वो सीढ़ीदार कुआं होता है। रस्सी और बाल्टी कुएं में नहीं डालनी पड़ती, आपको खुद कुएं में जाना पड़ता है। मतलब कुआं बहुत बड़ा होता है और सीढ़ियां बनी रहती है, उस सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाओ जहां पानी है और वहां पानी भरकर फिर ऊपर आ जाओ। तो सीढ़ीदार कुआं बोल सकते हो इसे, बावड़ी बोल सकते हो। पुराने समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, बारिश के पानी को। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत में वह कौन सा राज्य है जो कि वाटर यानी कि रेन वाटर हार्वेस्ट करता है, बारिश के पानी का संरक्षण करता है? तो वो है हमारा राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ना उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का पारंपरिक स्रोत है? तो ट्रेडिशनल वे है पानी को जमा करने का बावड़ी, जिसे आप सीढ़ीदार कुआं भी बोलते हो। इंग्लिश वाले बच्चे डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, इंग्लिश में भी इसको क्या कहा जाता है? या तो स्टेप वेल कह दिया जाता है या फिर बावड़ी ही कहा जाता है। चलिए ठीक है, मैं अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश में लिखा भी होगा। चलिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा पॉन्ड, कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। इंग्लिश में इसको स्टेप वॉल कहा जाता है, सीढ़ीदार कुआं बोला जाता है या फिर बावड़ी ही बोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉन्ड लिख रखा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन निकल के आए, दोनों क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरह से किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य हमारे भारत के अंतर्गत जो रेन वाटर हार्वेस्ट करता है बड़े पैमाने पर? तो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है वो सूखा रेतीला इलाका है, तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो बारिश के दिनों में जो वर्षा होती है उसको पानी को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और वो हार्वेस्ट जो करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। उसमें जो सबसे खास और सबसे ट्रेडिशनल वे है वो है दोस्तों टका या फिर सीढ़ीदार कुआं, जिसे आप बावड़ी बोलते हो। ठीक है, चलिए इसको मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या बोला कि कुछ लोग जो है बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यह खास तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिख रखा है कि टका बनाकर। क्या तुम जानते हो कि टका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? तो देखो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन ना लो, इसको इंग्लिश में इन्होंने टैंक्स कह दिया। जैसे समझिए, घर के आंगन में क्या होता है, कुआं सा खोद लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कुआं सा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन घर के आंगन में कुआं सा खोद लेते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं।
क्या लगा देते हैं? ढक्कन लगा देते हैं। जब भी इनको पानी चाहिए होता है तो ढक्कन को खोलकर बाल्टी दिलाकर गिराकर इस पर रस्सी बांधकर बाल्टी में पानी को बाहर खींच लेते हैं इस्तेमाल करने लायक, या फिर मोटर लगाकर भी खींच लेते हैं कई बार। ठीक है, तो ये तो हो गया कुआं, घर के आंगन में बना दिया। अब क्या कर लिया, घर की जो छत होती है उस छत के ऊपर साफ सफाई कर ली और वहां पर एक पाइप लगा दिया, ड्रेनेज पाइप, और वो ड्रेनेज पाइप जो है इस आंगन के टका के अंदर फिट कर दिया। तो जो भी अब छत के ऊपर बारिश होगी वो डायरेक्टली बारिश कहां जाएगी, इस टैंक के अंतर्गत स्टोर होगी। क्या होगा, इस टैंक के अंतर्गत स्टोर होगा। तो ये जो है आजकल का थोड़ा सा आधुनिक तरीका है जिसमें घर की छत का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास घर की छत ना हो तो वो कैसे इस्तेमाल करता है, तरीका यही है, पर फिर छत नहीं है, क्या कर लेता है वो, घर का आंगन तो होता ही है हर किसी के पास, तो आंगन में क्या कर लेता है वो कुआं खोद लेता है। क्या खोद लेता है, कुआं खोद लेता है। मान लो जमीन के अंदर उसने कुआं खोद लिया, ठीक है, और इस आंगन में ये जो कुआं होता है जमीन लेवल यहाँ तक, ये क्या है, ये जमीनी लेवल है, मानकर चलिए ये जमीन है और कुआं थोड़ा सा उठाकर खोदा जाता है। क्या करा जाता है, कुआं थोड़ा सा उठाकर खोदा जाता है। क्या करा गया, उठाकर। अब ये जो कुआं है इसके यहाँ पर देखो, यहाँ से जमीन है तो इसके यहाँ एक छेद कर दिया जाएगा, इसके यहाँ एक छेद कर दिया जाएगा, इसके यहाँ एक छेद कर दिया जाएगा, और ऐसे इस कुएं के चारों तरफ छोटे छोटे छेद कर दिए जाएंगे, और कुएं के चारों तरफ जो है एक मान लो सीमेंट से पक्का करके क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है फर्श। अब इस फर्श के ऊपर जो भी बारिश गिरेगी, इस फर्श के ऊपर जो भी बारिश गिरेगी, इसका ढलान ऐसे किया जाता है कि इस छेद के द्वारा कुएं के अंदर पानी जाए, इस छेद के द्वारा इस कुएं के पानी अंदर जाए। क्यों, फर्श जब बना दिया जाता है वो फर्श क्या होता है, तो एक तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा फर्श होता है, फ्लोर होता है, और उस फ्लोर के ऊपर जो भी पानी गिरता है डायरेक्टली इन छेदों के द्वारा कुएं में जाता है। जब ये कुआं लबालब भर जाता है तो इस छेद से वापस पानी निकलना शुरू हो जाता है, और वापस इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है कुएं के ऊपर, डायरेक्टली इसके ऊपर चढ़ के इस कुएं के ढक्कन खोल कर इसके अंदर बाल्टी गिराकर पानी को निकाल लिया जाता है। इसी को क्या कह दिया जाता है, तो इसी को कहा जाता है टक्का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में टैंक्स बोल देते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे दोनों ध्यान रखिएगा। ये जो है ट्रेडिशनल वे है राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का। तो यहाँ से क्या पता चला, एक पता चला आपको सीढ़ीदार कुआं। कुआं ये भी ऐसी होता है बहुत बड़ा, ये छोटे पैमाने पर तो बहुत बड़ा कुआं खोदा जाता है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी जाती है, जैसे घर में चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, वैसे उसको उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है। ठीक, तो एक तो बावड़ी हो गया यानी कि सीढ़ीदार कुआं, दूसरा हो गया आपका टका। तो इसके द्वारा जो लोग होते हैं वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। चलिए, इतनी सी बात सही बच्चों को समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने व उनके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वह लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर या समझाकर बच्चों को अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाए तो पानी सबका साझा है, यह बात वो समझ पाएंगे। क्या बोला दोस्त, यहाँ पर बोला गया है कि अगर बच्चों को ये बताया जाए कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस्तेमाल करने लायक जो हमारे जीवन में यानी जो हमारी पृथ्वी पर पानी है वो केवल 0.90% है। 1% से भी कम पानी ऐसा है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर इस्तेमाल करने लायक है। क्या है, इस्तेमाल करने लायक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है, जैसे कि राजस्थान में क्या है, पानी की किल्लत है, तो वहां के लोग जो है पानी की बचत करते हैं, उसका दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही पानी का कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज के बारे में वो सोचते हैं। ऐसा करने के लिए वो क्यों सोचते हैं, क्योंकि लोग मजबूर हैं। क्या है, लोग मजबूर है, उनको पानी की कीमत के बारे में पता है, वो पानी की बचत कैसे कर सकते हैं इस चीज के बारे में वो बात करते हैं, समझते हैं और आपस में ज्ञान बांटते हैं। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो सबका क्या है, साझा है। क्या है, साझा है। अगर आपने कुछ समय पहले हमारे टीवी यानी कि टेलीविजन पर एक ऐड आया था, आपने देखा होगा, राजस्थान में कुछ महिलाएं जो है वो पानी भरने के लिए जा रही थी। अचानक वहां पर किसी कंपनी के द्वारा एक शावर लगा दिया जाता है, यानी कि फवारा लगा दिया जाता है। जैसे कि आप शहरों में देखते हो ना, फवारे में नहाने की आदत होती है। क्यों, क्योंकि शहर में बारिश में लोग नहाना पसंद नहीं करते, फवारे में नहाना पसंद करते हैं। गांव घर के लोगों को क्या मतलब है फवारे से, बारिश में खूब दबा के नहाते हैं गांव घर के लोग। ठीक है, तो वही वाली बात है, उन्होंने वहां पर लगा दिया शावर, फवारा लगा दिया, और जैसे ही कोई उस दरवाजे को खोलता, शीशे का दरवाजा था पूरा, खोलता वो फुवारा चलने लग जाता। हम जैसा लोग यानी कि हम जो शहर में रहते हैं वो लोग अगर वो दरवाजे को खोलते और फुवारे से पानी निकलता हुआ देखते तो डायरेक्टली नहाने के लिए घुस जाते। लेकिन राजस्थान के जो लोग थे, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, उन गांव के घरों लोगों ने जैसे दरवाजा खोला और वो फवारे में से पानी निकलने लगे, तो डायरेक्टली वहां पर जो महिला थी अपने हाथ उसने आगे करे और ऐसे बनाकर उस पानी को पीने लग गई। क्यों, क्योंकि भाई उसको पता है नहाने से ज्यादा मुझे इस पानी की आवश्यकता है पीने के लिए। फिर वहां पर उस शावर के बाहर लाइन लगी गांव के लोगों की मटकी लेकर, तांबे की जो मटकियां होती है उससे वो मटकियों में पानी भर भर के अपने घरों पर ले जा रही थी। तो ये होता है दोस्त, जहां पर हम उसमें नहाने की सोचते हैं वहां पर वो पानी भरकर पीने के लिए सोच रहे हैं। तो वही वाली बात है, जिसको जैसी दिक्कत होगी वो उसी तरीके से उस चीज के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग किल्लत से जूझ रहे हैं, जो लोग इस पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हीं को ही पता है पानी की बचत कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप बच्चों के अंतर्गत पानी की बचत करने के लिए, वाटर हार्वेस्ट करने के लिए कोई ज्ञान या फिर समझ विकसित करना चाहते हो तो डायरेक्टली बच्चे को बोलो कि आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में किस तरह से बचत करते हो पानी की, एक बार सभी के सभी व्याख्या करिए। ठीक है, या फिर आप बच्चों को बता सकते हो, तो बच्चे जब अपने अनुभव बताएंगे तो डायरेक्टली उन चीजों के बारे में ज्ञान मिलेगा, बच्चे अपने अनुभव से जोड़ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा नहीं करता है तो अगली टाइम से आप उसे क्या करने के लिए बचत बोल सकते हो। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ब्रश करते रहते हैं, टूटी खुली छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, तो पानी वेस्ट होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों को इन चीजें समझाई जाए तो बच्चा इस चीज के बारे में समझेगा और अगली बार वो गलती नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, तो जहां पर किल्लत होगी वहीं पर ही लोग इस चीज के बारे में समझ पाएंगे। समझ गए सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, जहां पर पानी की किल्लत होती है तो वहां के लोग एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे कि इमेज में देखिए, एक महिला जो है वो एक मटकी हाथ में और एक मटकी सर पर, 2 मटकी पानी लेकर जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लीटर पानी होगा। एक मटका अगर 10 से 15 लीटर का भी है तो 30 लीटर अप्रोक्सीमेटली पानी ले जा रही है। तो महिला ने देखो क्या करा, पहले जो खाट होती है, खाट पर बैठकर एक मटके पानी से वो नहा ली।
क्या कर ली, एक पानी मटके से वो नहा ली महिला। अब ये जो मटके से पानी नहाई और ये जो खाट पर बैठी हुई है, वहां से डायरेक्टली पानी बहकर कहां चला गया, नीचे इन्होंने बर्तन रख रखा है, तसला रख रखा है, परात रख रखी है, कुछ भी मान लो, उसमें सारा का सारा पानी जो है गिरकर स्टोर हो गया। पानी नहा, वो महिला जो है वो नहा भी ली और पानी जो है वो स्टोर भी हो गया नीचे, वो पानी कहीं बहा नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, इस पानी को, जिस पानी से नहाई थी और स्टोर कर लिया, उस पानी से इन्होंने अपने पशुओं को नहला दिया। क्या कर दिया, इस पानी से उसने अपने पशुओं को नहला दिया और पशुओं को भी वहां जाकर नहलाया जहां पर इन्होंने खुद अपनी बाड़ी बना रखी थी। तो पशुओं को नहाते समय जो पानी थी वो पानी कहां गया, इन पौधों में चला गया। तो देख सकते हो एक मटके पानी से इन्होंने खुद भी नहाया, पशु को भी नहलाया और साथ ही साथ में जो पौधे थे इनके, उसको पानी भी मिल गया। और वहीं पर अगर हमें अपने पौधों को पानी देना होता है तो एक मग्गा पानी देना तो आधा मग्गा पानी हम नीचे गिरा देते हैं, बहा देते हैं। तो वहां पर देख सकते हो इन्होंने एक मटके पानी का कितना ज्यादा इस्तेमाल करा, एक मटके पानी का 3 से ज्यादा बार इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि जहाँ किल्लत होती है वहां के लोग पानी का कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में वो सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे बोल रखा है कि इस्तेमाल किए हुए पानी का पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को क्या करें, सुझाव, बच्चों के क्या करें, बच्चों के सुझाव सुनना और इन सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना या फिर उपयोगी रहेगा। क्या बोला मैंने यहाँ पर यहाँ पर बोला है कि बच्चों को पानी का एक से ज्यादा बार कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका किस प्रकार से पुनः उपयोग किया जा सकता है, इन चीजों के बारे में आप लोग चर्चा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इन चीजों के बारे में आप लोग चर्चा कर सकते हो। बच्चे के मन में जो भी सुझाव है उन सुझावों को सुन सकते हो और बच्चों को, अन्य बच्चों को बोल सकते हो कि उसका जीवन में आप क्या करो, उपयोग करो, ताकि बच्चे पानी की किल्लत या पानी की जो कमी है उसको हम लोग दूर कर सकें। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण तो किताब में ही दे रखा है, देखो एक ही पानी का कितनी बार उपयोग किया गया। अब कई बच्चे कहेंगे यार हमारे पास तो पशु ही नहीं है, हम किसको नहलाएं। तो डायरेक्टली दोस्त कोई नहीं, अगर आपके घर में पेट वगैरह है तो डॉगी को नहला सकते हो, अगर नहीं है तो आप आसपास के जो पौधे हैं उनमें जाकर वो पानी डाल सकते हो, ताकि एक ही पानी का अधिक बार इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो ये था दोस्तों पानी का एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि बच्चों के अनुभव सुनने हैं आप, ताकि बच्चे जो अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं या कर सकते हैं वो डायरेक्टली उस ज्ञान को उससे जोड़कर सीख सके। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो यही बात इन्होंने इंग्लिश में कह रखी है, तो जो भी बच्चे के एक्सपीरियंस है वो रियल लाइफ के एग्जांपल लेकर उसके साथ इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग बोल सकते हो। यहाँ तो मैंने समझा ही दिया। चलिए, तो यहाँ से क्या पता चला, ये वाला चैप्टर जो है यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका 21, 21वां। अब 21वां चैप्टर क्या है, तरह तरह के परिवार, फैमिलीज जो है क्या है, अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट। ठीक है, तो लिख लीजिए चैप्टर कहाँ आएगा, फैमिली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत। अब देखो दोस्त, परिवार के अंतर्गत ये जो पहली इमेज दी हुई है, ये इमेज किसकी है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकल परिवार की। किसकी है, एकल परिवार की। किसकी तस्वीर है ये, एकल परिवार की तस्वीर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें एक पिता होते हैं, एक माता होती है और उनके बच्चे, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। ये किस प्रकार के परिवार कहलाते हैं, एकल परिवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, एकल परिवार कहलाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है आपका, उस पर डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक परिवार के अंदर दादा है, दादी है, साथ ही साथ में उनके बेटे हैं और बेटों के भी बेटे हैं, सारे एक साथ रहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार का एक उदाहरण है। तो ये दोस्तों उदाहरण था किसका, संयुक्त परिवार का, यानी कि आपका ज्वाइंट फैमिली का, जिसके अंतर्गत केवल माता पिता और उनकी संतानें हो, यानी कि उनके बच्चे हो, वो कहलाती है एकल परिवार। जिसमें दादा दादी हो, चाचा चाची हो, पिताजी हो, ताऊ ताई हो, उनके बच्चे हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, सभी एक साथ रहते हो, वो सारे के सारे ज्वाइंट फैमिली रहती है। ओके, यानी कि पापा मम्मी और बच्चों को छोड़कर उनके भी पापा मम्मी रह रहे हैं या और भी सदस्य रह रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहलाती है, यानी कि संयुक्त परिवार है। जैसे कि देखो लिख रखा है कि ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े, तो सीधी सी बात है, एक माता एक पिता होंगे और ये उनकी संतानें होंगी, तो एक तरीके से एकल परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। जो कि आगे लिख रखा है, जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के, ऐसे परिवार के चित्र या फिर फोटो हम कई बार देखते हैं। कहां कहां देखते हैं हम ऐसे परिवार, क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं, तो नहीं दोस्त, सभी परिवार ऐसे नहीं होते। अधिकतर परिवार खासकर जो शहरीकरण हो रहा है उसके अंतर्गत ऐसे परिवार हमें देखने को मिलते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे ही देखने को मिलते हैं। बाकी जो होता है वो अधिकतर संयुक्त परिवार, गांव घर में भी आजकल क्या है, संयुक्त परिवार के रूप में ही देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे हम न्यू कल्चर को अपना रहे हैं, किसको, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर हम भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आप अपनाते हुए जा रहे हो, तो अधिकतर हमें परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं आजकल शहरों में। ठीक है, गांव घर में जाओगे तो आज भी परिवार ऐसे नहीं बल्कि संयुक्त, यानी कि एक साथ रहते हुए आपको दिखाई देंगे। और डायरेक्टली आपको कई बार पूछ भी लिया जाता है कि बच्चे का भाषा विकास या बच्चे का विकास जो होता है वो बेहतर ढंग से कहां होता है, तो संयुक्त परिवार में ही होता है। ओके, इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक केवल यही प्रश्न बना अब तक, और कोई प्रश्न नहीं बना। आगे चलें तो दोस्तों लिखा है, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतें या आदतों जैसे नशीले या फिर आपको पता है गुटखा, खैनी, तंबाकू या फिर पान मदिरा सिगरेट वगैरह, ये जो नशीली पदार्थ होते हैं, इन दवाइयों की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप क्या करते हो, सेवाकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलो कि कोई बच्चा आपके स्कूल में आपकी कक्षा के अंदर पढ़ रहा है और वो बच्चा जो है बातों बातों में या फिर आप कोई चीज कार्य कर रहे हो, उस कार्य के अंतर्गत डायरेक्टली वो बोल रहा है बच्चा कि हाँ, मेरे परिवार के अंतर्गत जो मेरे पिताजी है, मैंने अधिकतर उनको देखा है गुटखा या सिगरेट या सामान का, दारू का या फिर मदिरा का सेवन करते हुए। तो आप इन चीजों के बारे में बच्चों
बच्चों को संवेदनशीलता से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से बताया तो बच्चा इस चीज के बारे में समझ पाएगा, बच्चा इस चीज के बारे में जान पाएगा। अगर आपने सही तरीके से नहीं बताया तो बच्चा आक्रामक भी हो सकता है, वो कुछ और नकारात्मक व्यवहार भी कर सकता है, या क्या पता वो खुद उस चीज का सेवन करने लग जाए। तो इसलिए इस चीज को संवेदनशीलता से बताएं, और साथ ही साथ में इससे होने वाले नुकसान के बारे में, इससे होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जरूर बच्चों को बताना चाहिए। या फिर इसके लिए आप अलग से एक आयोजन तय कर सकते हो। एक अलग प्रकार से एक आयोजन कहने का मतलब है कि पूरी कक्षा के साथ साथ पूरे विद्यालय को आयोजित करके कार्यक्रम करवा सकते हो, ताकि बच्चे इस चीज के बारे में क्या हो सके, अवेयर हो सके और इन चीजों से बच्चा दूर रहे। ठीक है? और वैसे भी आप आने वाले भविष्य के क्या हो बच्चों, आने वाले भविष्य के क्या हो, भविष्य के एक बोल सकते हो प्रभावी शिक्षक बनने वाले हो। तो इन चीजों से आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए। फालतू की चीजें, सिगरेट, दारू वगैरह, इन चीजों से दूर ही रहें। इससे अच्छा खाने पीने की चीजें, हमारे कुदरत ने इतनी सारी चीजें दी यार, उसका सेवन करो। ये खामा मैन मेड चीजों का क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? ठीक है? ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ध्यान अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे कहेंगे सर सिगरेट वगैरह ये सारे तो मैनमेड थोड़ी है, तो प्रकृति है, तंबाकू भी प्रकृति है, पेपर भी प्रकृति है, या फिर जो पत्तों का इस्तेमाल करा जाता है वो भी प्रकृति है। प्रकृति ने आपको पत्ते दिए, उसको बनाकर बीड़ी का बंडल नहीं दिया। बीड़ी का बंडल आपको मनुष्य नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उससे उसका बिजनेस चल रहा है और आपकी सेहत खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, आपकी जेब खाली, दूसरा माला माल। कभी भी देखिएगा कोई भी कंपनी जो बना रही है वो अपने पदार्थों का सेवन नहीं करती। देख लीजिएगा कोई से भी कंपनी अपने पदार्थों का सेवन नहीं करती। दूसरों को पता होता है हमारे पदार्थ से कितने नुकसान पहुंच रहे हैं। वो बस ये है कि हमारे विश्व में जनसंख्या ज्यादा है, उनका इस्तेमाल करवाना, दूसरों को आदत डलवा रही है वो लोग। ठीक है? अपनी जेब भरे जाओ, दूसरे की जेब खाली करी जाओ। समझ गए इस बच्चों को, इन बातों को? तो ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा ऐसा निकलता है तो उससे कैसे बात करनी है हमें, संवेदनशीलता से, एकदम ऐसे कि उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़े और डायरेक्टली उसका नकारात्मक चीजें भी विकसित ना हो। ओके, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलिए। देखिए लिखा है कि पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इन विविधताओं को समझने के लिए बच्चों को उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। देखो क्या बोल रखा है यहाँ पर, जो भी परिवार के बारे में बताया गया है इसके अलावा भी तरह तरह के परिवार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है, मानो एक दादा है, एक दादी है, अपने आप से कोरिलेट कर लो। अब इनके बच्चे होंगे, जैसे कि इनके बच्चे क्या हुए, आप लोगों के चाचा लग सकते हैं। इनके छोटा बेटा होगा, ठीक है? इनकी वाइफ जो होगी वो बड़ी चाची होगी, इनका बड़ा बेटा जो होगा वो ताऊ जी होगा, और जो इनकी वाइफ होंगी वो ताई जी होंगी। और आप क्या जो पिता होंगे, यानी कि आप जो हो, यानी कि आप जिसकी संतान हो, वो आपके पापा और उनकी मम्मी। अब मम्मी कहां से आती है? तो नाना और नानी से। क्यों? क्योंकि नाना नानी जो है वो एक अलग परिवार हो गया और दादा दादी जो हो गया एक अलग परिवार हो गया। ठीक है? अब यहीं पर दादा दादी की कोई बेटी होगी तो बुआ कहलाएगी, और कोई छोटा होगा तो छोटा चाचा कहलाएगा बेटा। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा परिवार है। अब ताऊ और ताऊ जी, जैसे पापा और माँ जो है, इन दोनों से मिलकर क्या बने, आप मान लो दो बच्चे बने। आप अपना नाम लिख लो, किसी और का नाम लिख लो, और ये जो है अपने बारे में बता रहे थे, और ये पूरा का पूरा एक जाल सा बना रहे थे। अब ताऊ ताई के भी कोई बच्चे होंगे, या फिर बड़े चाचा बड़ी चाची के भी कोई बच्चे होंगे। इनका तो अभी तक विवाह नहीं हुआ, बताया नहीं गया है यहाँ पर। तो क्या है, एक तरीके का पूरा वेब बनाया गया है। किसके बारे में? संयुक्त परिवार के बारे में। किसके बारे में? ज्वाइंट फैमिली के बारे में। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक परिवार में दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे भी हैं, तो निम्नलिखित में से परिवार किस प्रकार के परिवार का उदाहरण है? तो ये संयुक्त परिवार का उदाहरण। परिवार केवल ये संयुक्त और एकल ही नहीं है, इसके अलावा और भी परिवार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलो नाना नानी है और उनके पास नाती रहता है उनका, या फिर उनकी नातिन रहती है। ठीक है? तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का परिवार है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी पापा की किसी एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई होगी, या फिर कोई एक कपल है, दंपत्ति है, जिनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो उन्होंने क्या ले लिया, एक बच्चे को गोद ले लिया, वो भी एक परिवार है। तो परिवार जो होते हैं इस प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के परिवार होते हैं। लेकिन जो हम चर्चा करते हैं केवल दो ही रूप में करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एकल और संयुक्त परिवार। वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपके लिए समझने लायक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए सभी बच्चे? कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा दोबारा तो इस चीज को आप हैंडल करिएगा। ठीक है? चलिए चैप्टर हो गया खत्म, आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर आपका 22 यानी कि 22वां। क्या है? लेफ्ट राइट, दायां बायां। क्या है? लेफ्ट राइट है चैप्टर का नाम। अब चैप्टर का नाम लेफ्ट राइट है तो किसके अंदर आएगा चैप्टर? ट्रैवल के अंदर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे तो ट्रैवल ही करोगे ना, तो यात्रा के अंतर्गत। जैसे कि देखो यहाँ पर एक कहानी लिख रखी है, कविता लिख रखी है कि करो दायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा, करो बायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ, आएगा फिर मजा। ये कहने का तात्पर्य इसका क्या है? ये कविता से लिख रखी है, और कविता को पढ़ने के लिए क्या बोला गया? हाव भाव के साथ। आप सभी बच्चों को पता है कि आप किस कक्षा को पढ़ाने वाले हो दोस्तों? तो पढ़ाने वाले हो 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा। तो 1 से लेकर 5वीं तक की जो कक्षा होगी उसमें जो बच्चा आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो मिलेगा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 11 वर्ष तक भी होता है, लेकिन 12 वर्ष मान लो, 12 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो बच्चा मिलेगा, कितना छोटा सा बच्चे होते हैं। ठीक है? तो जब भी आप इनको कविता पढ़ाओ, जब भी कोई इनको आप गीत गवाओ, तो कैसा होना चाहिए? हाव भाव के साथ होना चाहिए, लय ताल में होना चाहिए, गहन रूप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उसके अंदर भावनाओं रूप से जुड़ता है और कविताओं को आनंद के साथ सीखने की कोशिश करता है। इसलिए कहा गया है कि हाव भाव के साथ गाने में बच्चों को मजा आएगा, वे दाया बाया ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें बोलोगे कि भाई लेफ्ट ऊपर कर तो लेफ्ट ऊपर करेगा, राइट ऊपर कर तो राइट ऊपर करेगा, आप बोलोगे कि उसे आगे चल तो वो आगे चलेगा, पीछे चल तो पीछे चल, ऊपर बोलोगे तो ऊपर करेगा, हाथ नीचे बोलोगे तो नीचे करेगा। तो बच्चा खुद करके देखेगा, और दूसरा अपने हाव भाव के साथ, लय के साथ, गाना गायन के रूप में उसको जब गाएगा तो चीजों को सीखने में उसको और ज्यादा मदद मिलेगी, चीजों को समझने में उसको और ज्यादा मदद मिलेगी। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पहले पूछा गया था, लेकिन कुछ समय से पूछना इसने बंद कर दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं के अंदर कविताओं को पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो हाव भाव और लय ताल के साथ, यानी गहन रूप में हमें सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है या फिर कविता सुनाने के। ओके,
तो अगली बार फिर पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। समझ गए सही बच्चे? आगे चलते, आगे चले तो नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चे द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। देखिए दोस्तों, ये नीचे कुछ आपको एक क्या दे रखा है, मैप सा दे रखा है, जिसमें एक बच्ची है, जो ये देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक बच्ची सी है। ये बच्ची जो है कहाँ जा रही है, ये बच्ची कहीं पर भी जा सकती है। मान लो ये अपने स्कूल जाना चाहती है, मान लो ये अपने स्कूल जाना चाहती है, तो पहले आप राइट टर्न लोगे, फिर आगे जाओगे, फिर आप लेफ्ट टर्न लोगे, तो आप पार्क में से भी जा सकते हो। क्या पता पार्क की दीवार ऊंची ऊंची हो, तो पार्क को छोड़ोगे तो आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फिर राइट फिर राइट और फिर लेफ्ट जाकर अपने स्कूल पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मैप है। मैप में आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के चिन्ह बना रखे हैं, तो इन चिन्हों को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कई बार डायरेक्टली आपको चिन्ह दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से चिन्ह जो है, ये जो साइन होते हैं, वो किसके साइन होते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा साइन दिखे तो ये घर का साइन है। किसका साइन है? घर का साइन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, घर है तो घर की जगह पर ऐसा साइन देखने को मिलेगा। पेड़ में ऐसा साइन देखने को मिलेगा। जहां पर भी चापाकल होगा यानी कि हैंडपंप होगा, नल का होगा, ऐसा साइन मिलेगा। गेट में ऐसा साइन मिलेगा, जैसे ये पार्क के ऊपर गेट देख रहे हो ना, ऐसा साइन मिलेगा। कुआं हो तो ऐसा साइन मिलेगा, बस स्टॉप हो तो ऐसा मिलेगा, डाकघर हो तो ऐसा, अस्पताल हो तो ऐसा, दुकान हो तो ऐसा, और स्कूल हो तो ऐसा साइन मिलेगा। तो इन चीजों को आप साइन के रूप में याद जरूर रख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से साइन किसको इंडिकेट करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी ओर संकेत करता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन के बारे में पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर के ऊपर बच्चों को जो नक्शा होता है या जो मैप होता है, उसको क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों समझाया जाना चाहिए? तो सीधा सीधी सी बात है यार, उसको दिशा बोध की जानकारी देने के लिए। किसकी? दिशा बोध की, स्थिति बोध की जानकारी देने के लिए। उससे ज्यादा थोड़ी आपको कुछ करना है, क्योंकि बच्चे को मैप के बारे में पता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैनिक वर्ग के जीवन के अंतर्गत जो आता जाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में हर रोज बच्चा अपने स्कूल जरूर आता है, तो उस बच्चे को बोल सकते हो यार कि आप जब स्कूल से घर से स्कूल आते हो, तो स्कूल के बीच में क्या क्या मोटी मोटी चीजें पड़ती हैं, उसका आप अलग से नक्शा बनाइए और घर से यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगता है, और साथ ही साथ में कैसा रूट है वो आप बनाइए। तो बच्चा आपके दैनिक जीवन का एक छोटा सा मैप बना कर दिखाएगा, आसपास की जो मोटी मोटी चीजें होंगी, महत्वपूर्ण चीजें होंगी, उसका वो विवरण करके दिखाए। तो इससे बच्चे के अंदर किस चीज की जानकारी आएगी? स्थिति की जानकारी होगी, दिशा बोध की जानकारी आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप डायरेक्टली उसको चित्र बनाने के लिए परिपावक नहीं कर रहे हो, चित्र बनाने के लिए आप उसको कौशल विकसित नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर उसको दिशा बोध की जानकारी, स्थिति बोध की जानकारी देने के लिए परिपावक कर रहे हो, उसको एक तरीके से रुचि कर रहे हो। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। ओके, चैप्टर खत्म। ऐसे चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक्स में दोस्तों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इजीली हम पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 24। 24 में क्या बोला गया? जीवन का जाल यानी कि वेब ऑफ लाइफ। अब तक आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्या पूछा गया था कि वहां पर पूछ लिया गया था कि एक शाकाहारी पशु को एक मांसाहारी पशु खा लेता है, तो निम्नलिखित में से कौन से बोल सकते हैं इंडिकेटर्स, यानी किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि पहले जो आता है वो कौन होता है? वो होता है आपका उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी, और फिर आता है सेकेंडरी यानी कि मांसाहारी। तो मांसाहारी शाकाहारी को कारण तो सेकेंडरी है, क्या है आपका? द्वितीय है। तो सेकेंडरी के अंतर्गत आया था, वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, तो सेकेंडरी के अंतर्गत वो ऑप्शन आया था। बाकी ये चैप्टर जो है जीवन का जाल वहीं से ही लिया गया। बाकी जब आपको मैं पेडागोजी पढ़ाऊंगा, तो पेडागोजी में मैं पहला चैप्टर आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको और डिटेल में समझा दूंगा इस चीज के बारे में कि उत्पादों, ये वाला चैप्टर ही आएगा आपका ट्रैवल के अंतर्गत। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख रखा है कि देखें कि घर किन किन चीजों से जुड़ता है। पहले सोचो घर किन किन चीजों से बनता है। डायरेक्टली आप तक ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीटेट में नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रीट के एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से इनमें से किसके द्वारा घर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर था दोस्त, एक ईंट दिया हुआ था, ट्रक, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। ईंट और सरिया अधिकतर जो ऑप्शन होते हैं ये देखने को मिलते हैं, तो इनका इस्तेमाल घर बनाने में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो लकड़ी, बिल्कुल भाई, जो हमें कहां से मिलती है? पेड़ से। दरवाजे वगैरह हो गया, अलमारी वगैरह हो गया, आजकल किसकी बन रही है? वो लकड़ी की ही बन रही है। ईंटें जो हमें कहां से मिलती है? पानी और मिट्टी को आपस में मिलाकर उसका फिर आग में पकाकर हम ईंटें बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए ईंटों का भी इस्तेमाल होता है। मिट्टी हमें जमीन से मिलती है, और ईंट किससे बनती है? मिट्टी से ही बनती है। साथ ही साथ में पानी, पानी हमें कहां से मिलता है? नदी, तालाब, कुएं या फिर बारिश से मिलता है, और इसको मिट्टी को मिलाकर फिर ईंट बनाने में ही मदद करी जाती है। आगे जाकर सरिया हो गया, जो लोहे का इस्तेमाल करते हैं हम लेंटर वगैरह डालने में, उससे भी हमारे घर को सपोर्ट मिलती है। या फिर जो हम अलग अलग प्रकार के पत्थरों का, डिजाइनिंग पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे घर बनाने में मदद करती है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट और रीट के एग्जाम में। सीटेट के एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया, अगली बार पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हवा, घर, मिट्टी, चूहा, गाय, चंद्रमा और पक्षी। तो आप सही बच्चों को पता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारे पृथ्वी के ऊपर एक मात्र सूर्य ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य और हवा जब मिलते हैं, जल जब मिलते हैं, तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? घास का निर्माण करते हैं। मिट्टी के अंदर किसका निर्माण करते हैं? घास का निर्माण। अब घास को या तो चिड़िया खाएगी या फिर कोई ऐसा शाकाहारी जीव खाएगा, उन शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाएगा, तो इसी प्रकार से हमारा पूरा का पूरा जीवन चलता रहता है। तो यही फिगर वही समझाने के, इंडिकेट करने के लिए दिया गया था। आगे चलें तो देखो लिख भी रखा है कि तुमने जो जाल बनाया, जाल किस चीज का? जीवन का जाल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि सूर्य
ये दोगा ऊर्जा किस चीज को, जमीन में पड़े हुए किसी ना किसी घास को, और वहां से घास उत्पन्न होगी। कैसे होगी, घास उत्पन्न होगी। अब इस घास को कोई ना कोई जो शाकाहारी जीव होगा वो खाने के लिए आएगा, चरने के लिए आएगा, और इस शाकाहारी जीव को कोई ना कोई खा जाएगा। जैसे कि खरगोश ने खाया इस घास को, खरगोश को ऊपर से आया या कौन ले गया, चील, या फिर खरगोश को मान लो सांप ने निकल कर खा लिया, फिर सांप को ऊपर आया कौन ले गया, चील उड़ा कर लेके चील खा ली, फिर चील की प्राकृतिक रूप में मृत्यु हो गई, और मृत्यु होगी तो वापस जमीन के अंदर गल सड़ जाएगी, फिर वापस वो खाद का निर्माण करेगी, और फिर घास में वो प्रोटीन या फिर फर्टिलाइजर के रूप में काम करेगी, फिर घास अच्छी और उगेगी, फिर घास को वही नेचुरल रूप में शाकाहारी जीव खाएंगे, उसको मांसाहारी, फिर वो दोबारा प्राकृतिक रूप से मर जाएगा। तो इसी प्रकार का ये जाल ऐसे ही चलता रहता हमारे जीवन का। ठीक है, तो वही बोल रखा है कि तुमने जो जाल बनाया, तुमसे बोला गया, बच्चों को करने के लिए बोला गया, बच्चे ने जो जाल बनाया उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सब एक जैसे हैं, साथियों के साथ इन पर चर्चा भी करो। अब आप क्या कर सकते हो, अपने अनुभव को सामने वाले को दे रहे हो, सामने वाला अनुभव आपको अपना दे रहा है, दोनों के बीच में देखो आप कि किसका जाल कैसा है, और सारे जाल एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो समझने की कोशिश करो कि जाल कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, आगे बोला गया कि बच्चों द्वारा बनाया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इन या फिर इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। क्या बनाने में, वेब बनाने में उनको मदद मिलेगी कि हमारा जीवन जो है किस प्रकार से सारा प्राकृतिक की ओर पूरा का पूरा घूमता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चे का जो दैनिक जीवन है, उनके जो परिवेश है, उनकी चीजों जो मिलती है, उनके बारे में समझने में आप बता सकते हो, मदद कर सकते हो, बच्चों को उस चीज की खोज करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन अब तक यही बना है जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी। इसके अलावा यहाँ से और अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने कहां तक कर लिया, वेब ऑफ लाइफ तक। और आज जो है दोस्त क्लास थर्ड फिनिश, क्लास थर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वो हमने पूरी की पूरी फिनिश कर ली। आराम से पढ़ते हुए चले, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, आराम से सारे के सारे टॉपिक हमने पढ़े, लेटेस्ट के अनुसार भी, ओल्ड के अनुसार भी, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार वो लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला है, बोला है कि राजस्थान की रेतीली ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। अब देखो यहाँ पर देखो राजस्थान बोल दिया, डायरेक्टली कई बार बोल दिया जाता है रेतील ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण या संग्रहित करने की महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रणाली है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा अपनाई जाती है, तो राजस्थान वहां पर दे देगा। अब यहाँ पर राजस्थान नाम बोल रखा है, तो किस तरीके से होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, अब सही बच्चे मुझे फिर क्या बोलोगे, बुरा भला बोलोगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बच्चा बताएगा इसका। आप लोगों के पास 10 सेकंड है, जल्दी से फटाफट दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर कम, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, क्योंकि ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था। लेकिन साथ ही साथ में दोस्त ध्यान भी रखना, अगर कुंडी नहीं होती और कुंड होता तो बिल्कुल सही है। कुंड भी एक तरीके से छोटा सा तालाब होता है, उसको हम कुंड कहते हैं, बारिश का पानी उसमें भी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुंड भी सही है और टका भी सही है, दोनों के दोनों जो है पारंपरिक क्या है आपका तरीका है, जो कि आपके राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमने ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में पढ़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बेस्ट मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। चलिए आगे चलो, आगे बोल रखा है क्या कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो ये चार आवश्यकताएं हैं और ये चार ऑप्शन है, जल्दी से पढ़िए और आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। 20 सेकंड थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। प्राथमिक शिक्षार्थियों की बात करी गई है, 1 से लेकर 5वीं तक की बात करी गई है। आप उनके अंदर मानचित्र बनाने की, उसको समझने की, डेवलपमेंट करने, कौशल के विकास कर रहे हैं, किस चीज का क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड बचे, फटाफट फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए टाइम अप हो गया, तो जिस बच्चों ने दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ए, बी एंड सी, जो डी है वो गलत है। कभी भी मानचित्र बनाने में ये नहीं होता कि आप स्पष्ट ड्राइंग बनाएं, आपको ड्राइंग बनाने के लिए प्रोत्साहित थोड़ी किया जा रहा है। मैंने अभी आपको समझाते हुए बोला भी था, आपको स्थानों के सापेक्ष स्थिति के बारे में बात करी गई है, दूरी और दिशाओं के बारे में समझ करने की बात करी गई है, और साथ ही साथ में जो प्रतीक है, जो सिंबल्स है, जो वहां पर बनाए गए हैं अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए, उसको समझ विकसित करने के लिए की जाती है। तो तीन के तीन ऑप्शन सही थे, चौथा ऑप्शन गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर एंड डी इज द रॉन्ग आंसर। तो जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड, वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलो। आगे बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सीखने या सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, जल्दी से बताइए किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। साफ साफ बोला गया है कि मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रमोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स लर्नर्स। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से बताइए दोस्त। चलिए, तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड लगाया यानी कि सी लगाया, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि स्थिति और दिशा मेन यही हमें डेवलप करना होता है मैपिंग स्किल के में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस बच्चों ने थर्ड लगाया बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ओके चलिए, कहाँ हम चले गए, यहाँ ओके ये कर लिया ना हमने, हाँ जी ये कर लिया। चलिए इस क्वेश्चन करिए, पढ़िए।
क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताइए सही आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ये मान करिए प्रीवियस ईयर ये आपके ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले हैं, मानचित्र से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे आपके एग्जाम में, ठीक है। जल्दी से बताइए कि प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक में जो विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से बताइए दोस्तों, 5 सेकंड है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी लगाया यानी कि थर्ड लगाया बच्चे ने सही आंसर लगाया। मैंने आपको बताया था अभी कि बच्चे को आप बोल सकते हो कि अपने आसपास का जो परिवेश है यानी घर से स्कूल तक आने में आप कैसे रास्ताओं का इस्तेमाल करते हो, कैसे दिशा, कैसे स्थिति का इस्तेमाल करते हो, आसपास महत्वपूर्ण जगह कौन सी है, उन चीजों को दर्शाते हुए बच्चे को बोल सकते हो बनाने के लिए। तो शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वह अपने से संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करे। तो ये मेन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इससे क्या होगा, बच्चा खुद करेगा और अपने अनुभव के अनुसार उस कार्य को करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो जिस भाइयों ने थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, करेक्ट आंसर लगाया, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पूरी की पूरी जो क्लास थर्ड है हमारी एनसीईआरटी वो हमने फिनिश कर ली, वो हमने खत्म कर ली। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम उसमें करेंगे एनसीईआरटी क्लास फोर्थ, कक्षा चौथी को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक वाइज एनसीईआरटी क्लास थर्ड बिल्कुल फिनिश। नेक्स्ट क्लास में क्लास फोर्थ को हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं जितनी मैं आपको समझा रहा हूं चीजें, जितनी मैं आपको बता रहा हूं सारी की सारी चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है। अब बाकी कोई डाउट होता भी है तो वीकली एक डाउट सेशन रखा जाता है आप सभी बच्चों के लिए। डायरेक्टली अपने डाउटों को वहां लेकर आइए, पूछिए और अपने डाउटों को दूर करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।